हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने सेकंड टॉपिक करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी। कल की वीडियो में हमने किया था बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो चैप्टर हैं जो हम बुक कर रहे हैं ये है हमारी सरोहा पब्लिकेशन की बुक है, जो स्पेशली डीएसएसबी एग्ज़ाम और हमारे केवीएस एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, उस लेवल की साइकोलॉजी हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं और हमने सीरीज चलाई हुई है। इसमें हमारे 23 चैप्टर हैं और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो के अंदर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कल की वीडियो में हमने किया था शिक्षण अधिगम की मूल प्रवृत्तियाँ। तो एक मिनट के लिए जल्दी से हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। शिक्षण का उद्देश्य क्या था? किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करना। ठीक है, फिर शिक्षण सूत्र कौन से थे हमारे? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, अगर इनकी डिटेल करनी है तो आप कल वाली वीडियो देख लेना। अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अनश्योर टू श्योर, बाल केंद्रित होना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण, मनोविज्ञान से तार्किकता की ओर। फिर से हमने सूक्ष्म शिक्षण देखा था। सूक्ष्म शिक्षण का मतलब था थोड़े बच्चों को और थोड़े समय में किसी एक टॉपिक, विशिष्ट टॉपिक के बारे में उनको पढ़ाना। और उसमें 2-3 समूह होते हैं बच्चों के, जिसमें 2 से 3 समूहों में 4 से 5 बच्चे होते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण का टाइम, इसके 5 चरण थे। सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण थे? 5 चरण थे। और सूक्ष्म शिक्षण कितने समय का होता है? 36 मिनट का हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये डिटेल करनी है तो आप कल वाली वीडियो देख लेना। शिक्षण के प्रकार थे, टाइप्स ऑफ टीचिंग कौन सी थी हमारी? टाइप ऑफ टीचिंग होगी जैसे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या? छोटे छोटे समूह बनाकर किसी एक टॉपिक के बारे में बताना। इसमें पूरी कक्षा शामिल न होकर कुछ बच्चों को शामिल किया जाता है। टोली समूह के अंदर इसमें मेन बात क्या थी हमारी कि इसमें बच्चों के ग्रुप के साथ साथ टीचर भी ग्रुप के अंदर पढ़ाते हैं। और रीटीचिंग करवाना। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, मतलब जो हमें प्रॉब्लम है उसका हमें पता लगाकर उनका क्या करना? उपचार करना। फिर शिक्षण के तरीके देखे थे। आगमन विधि। आगमन विधि में हमने 5 बातें ध्यान रखनी थी। आगमन विधि क्या थी? ज्ञात से अज्ञात थी, अपसारी चिंतन था इसमें, स्थूल से सूक्ष्म था, और क्या था इसमें? और क्या था? उदाहरण से नियम था। ठीक है, ऐसी कुछ बातें थी वो हमें इसमें ध्यान रखनी है। फिर निगमन विधि आगमन विधि की अपोजिट हो गई। किंडरगार्टन विधि होगी, किसने दी थी ये? जर्मनी के फ्रोबेल ने। किसने दी थी? जर्मनी के फ्रोबेल ने दी थी। और मांटेसरी होगी। मांटेसरी किसने दी थी? मांटेसरी शिक्षा पद्धति, इसके बारे में हमें किसने बताया था? मारिया मांटेसरी ने बताया था। फिर प्रोजेक्ट विधि होगी, किलपैट्रिक ने दी थी। इसकी प्रोसेस होगी, डोल्टन विधि होगी। ये हमने कल की वीडियो में देख लिए हैं। ठीक है, व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ये आपने सबने कर लिए थे। ठीक है, और अब हम करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सेकंड चैप्टर है अपना एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की डिटेल से देखते हैं हम। शिक्षा में नए नए परिवर्तन लाने में जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आज के समय देखो, क्योंकि आज का ये नहीं बोलते कि आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो वही बात है, उस टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में यूज करके हमें कितना बेनिफिट होता है वो इसमें देखते हैं हम। तो शिक्षा में नए नए परिवर्तन लाने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ है। प्रौद्योगिकी की वजह से ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है। अब आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों हैं, उनका लेवल है वो बहुत अप होता जा रहा है। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको रहने देना। शैक्षणिक तकनीक के उद्देश्य या विषय क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी व स्कोप, ये देखते हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं एजुकेशन के अंदर, उसका क्या क्या उद्देश्य है और कैसे उसका हम यूज़ करते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो देखते हैं। शिक्षा के एक क्षेत्र का निर्धारण करना, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यू रचनाओं का चयन तथा उपयोग करना, प्रयोग के पश्चात उनका मूल्यांकन करना, प्रयोग के पश्चात उनका क्या करना? मूल्यांकन करना। पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करना, तत्वों का क्रमबद्ध रूप प्रदान करना, शिक्षण कार्य को अधिक प्रेरक और रोचक बनाना। ये सब किसकी सहायता से हो रहा है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। शिक्षण प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाना, शिक्षकों की अक्षमता और योग्यता में वृद्धि करना। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चों की योग्यताएं बढ़ रही है तो ऑफकोर्स टीचर की योग्यता भी बढ़नी चाहिए। सूचनाओं का ऑब्जर्वेशन करने से और उनके फीडबैक में योगदान देती है कौन? टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीक के उपागम, अब इसकी अप्रोच है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की 3 अप्रोच हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। देखते हैं हम हार्डवेयर अप्रोच किसको बोलते हैं।
हार्डवेयर अप्रोच, इस उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी तकनीक मतलब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हुआ है। ठीक है, जब तक शिक्षण में टैप रिकॉर्डर, टीवी, प्रोजेक्टर उपकरण यूज नहीं करते तो शिक्षण प्रभावी नहीं होता। इसके जो एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर उपागम के वो देखो, रेडियो हो गया, शिक्षण मशीन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, एपिडोस्कोप हो गया, फिल्म हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, स्लाइड कंप्यूटर्स आदि हो गए। मीन्स क्या बोल रखा है, जो हार्डवेयर अप्रोच है इनका यूज़ करके हम शिक्षण को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं और इससे ज़्यादा अच्छे से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। इनके यूज से, जैसे ये एपिडोस्कोप हो गया, इसको हम एक परअक्षेपित प्रशिक्षण सामग्री भी बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, विजुअल्स एड मतलब देख भी सकते हैं, इससे सुन भी सकते हैं, उसके अंदर आता है ये। और आगे देखते हैं हम सॉफ्टवेयर उपागम। क्वेश्चन के अंदर में ऐसे मिलेगा कि सॉफ्टवेयर उपागम के एग्जाम्पल कौन से हैं, हार्डवेयर उपागम के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो उनको हमें अलग अलग करना है और बताना है। इसमें देखते हैं, इसमें है कि सॉफ्टवेयर उपागम। सॉफ्टवेयर उपागम के एग्जाम्पल देखो, सॉफ्टवेयर उपागम की सहायता से हार्डवेयर उपागम कार्य करना शुरू कर देते हैं। दोनों के मिलने से कार्य पूरा हो पाता है। मीन्स क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर उपागम की सहायता से हम हार्डवेयर उपागम को अच्छे तरीके से कार्य करवा सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, जो काम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सिस्टम का होता है और वो हार्डवेयर से कार्य करवाता, सेम ऐसे ही टीचिंग्स के अंदर है। जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पुस्तक, चौक, फ्लैक्स बोर्ड, प्रतिमान, वास्तविक नमूने हैं ये। इसमें ये किसके अंदर आ गए, सॉफ्टवेयर के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, ये वाली चीज़ तो होगी हमारी वैसे मटेरियल हो गया, स्टडी मटेरियल बोल सकते हैं। जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ, मानचित्र, ये मतलब बिल्कुल स्टडी से ही रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो जो हमारा कौन सा था, हार्डवेयर उपागम है, इसके अंदर जो कौन जैसे रेडियो है, जरूरी थोड़ी ना स्टडी में यूज हो, किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। शिक्षण मशीन, हाँ ये अलग हो गया, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड्स हो गई, कंप्यूटर हो गया, तो मतलब इसका और चीज़ों में भी यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर उपागम का मतलब उस चीज़ का यूज शिक्षा के अंदर हम कैसे जोड़ते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे है हमारा सिस्टम अप्रोच। इस प्रणाली में प्रशासन, प्रबंधन, व्यापार, सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार होता है। जैसे टाइम टेबल, योजना, शिक्षण व्यू, स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, ये वाली चीज़ इसमें शामिल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम शैक्षणिक जो प्रौद्योगिकी में बहुआयामी उपागम। जो मल्टीमीडिया अप्रोच है इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, जो मल्टीमीडिया अप्रोच है वो कैसे सहायता करती है। मल्टीमीडिया की सहायता से हम विद्यार्थियों के ज्ञान का स्थायीकरण करते हैं, मतलब स्थायी हो जाता है। एक बार जो चीज़ बच्चा देख लेता है और सुन लेता है वो दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो ही जाती है। शिक्षण नीतियों का चयन करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। बच्चों को उनके निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए भी मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। बहुमाध्यम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है मल्टीमीडिया को, लाइक फ़ोन भी तो हमारा मल्टीमीडिया है। बहुमाध्यम उपागम से विद्यार्थियों में उच्च स्तर चिंतन उत्पन्न होता है। ठीक है, जो क्योंकि आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, अगर इन चीज़ों का यूज बच्चे ना करें ना तो कहीं ना कहीं उनको पीछे समझा जाता है। आज के टेक्नोलॉजी से, आज के ज़माने से बच्चों को उनको क्या समझा जाता है, पीछे समझा जाता है। अगर आज के बच्चे को जो हमारी ये चले हुए हैं चीज़ें, लाइक फ़ोन ही समझ लीजिए, कंप्यूटर समझ लीजिए, अगर ये चीज़ ना आए ना बच्चे को तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी औरों से पीछे महसूस करता है। आगे है मल्टीमीडिया से विद्यार्थियों में इंटरपर्सनल कौशल का विकास होता है। देखो, एक तो होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, ये बहुत बार आता है सीईटी के सीईटी क्या था वो, सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, इंटरपर्सनल एग्जाम। तो इंटरपर्सनल्स कौशल क्या होते हैं, इंटरपर्सनल्स का मतलब ऐसे याद रखो, जो हम किसी दूसरे लोगों के बारे में कौशल्स के बारे में जानना, उनसे बात करना। मीन्स इसमें क्या है कि अदर्स लोगों के बारे में जानना, विचार करना, उनका पता लगाना, दूसरे लोगों के बारे में पता लगाना, ये तो हो गया इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल ये होता है खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में तार्किक विचार करना। ये दूसरे के बारे में पता लगाना, ये खुद के बारे में पता लगाना, तो ये दोनों कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, याद करने के लिए कैसे करोगे, जैसे इसमें इंटर ई आता है, ई और ए का ही अंतर है। ई से याद रखो अदर। ठीक है, ई से क्या याद रखो, मतलब स्पेलिंग तो मतलब अदर की अलग है, लेकिन ऐसे इधर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग सेम करेंगे, इधर का मतलब अदर, अदर कोई और, तो दूसरों के बारे में विचार, दूसरों के बारे में जानना, उनके बारे में पता करना, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं हम। आगे देखते हैं हम शिक्षण, टीचिंग क्या है।
दी गई विषय वस्तु को जब एक अध्यापक विस्तृत रूप से व्याख्या करता है तो वह शिक्षण कहलाता है। मतलब किसी भी टॉपिक का जब शिक्षक विस्तृत मतलब उसका विश्लेषण करके बता देता है तो उसको हम टीचिंग बोलते हैं। स्किनर ने क्या बोला टीचिंग को, कि टीचिंग है ना पुनर्बलन है, और स्मिथ ने बोला है कि टीचिंग एक उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रहे तो रख लेना वरना रहने देना, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभी अक्षमता का अर्थ है अध्यापक शिक्षण सूत्रों, रणनीतियों, विषय वस्तु, तरीकों, बच्चों का ध्यान रखने में कितना सक्षम है। इस डेफिनेशन को समझो एक बार। क्या है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसके अंदर अध्यापक को शिक्षण सूत्र जो हमने ऊपर पढ़े थे, और शिक्षण सूत्र हो गया, शिक्षण की रणनीति होगी, विषय वस्तु, तरीके प्रयोग, उनके बारे में उसके पता होना चाहिए। शिक्षण सूत्र हमारे ज्ञात से अज्ञात हो गया, और सरल से कठिन हो गया, विशिष्ट से सामान्य, ये हमारे शिक्षण सूत्र हो गए। तो इसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए, ये बता रखा है इसमें। क्योंकि जैसे अगर उन तरीकों का यूज़ करके बच्चे को पढ़ाएंगे ना टीचर, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो रुचि के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से क्या होगा, उनका अधिगम हो सकेगा। शिक्षण के उपागम, अप्रोच ऑफ टीचिंग, अब ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से क्वेश्चन DSSB एग्जाम में हर बार आता है, और खासकर मैंने जितना देखा है वो जो डेमोस्ट्रेटिक अप्रोच है ना, इससे आता है। अब एक बात देखो, जैसे इनके नाम देखो, ऑटोक्रिएट अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच, आधिकारिक स्वेच्छाकारी उपागम, जनतांत्रिक प्रजातांत्रिक उपागम। इनके नाम देखने से हमें दिमाग में पता क्या आता है कि आधिकारिक स्वेच्छाचारी उपागम और ऑटोक्रिएट उपागम। इससे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि स्वेच्छाचारी उपागम है तो इसमें अपनी स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से काम करेंगे, लाइक टीचर भी और बच्चे भी। ठीक है, हमारे दिमाग में इसके नाम देखने से सिर्फ यही इमेज बनती है इसकी। और जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक उपागम में यह होता है कि जिसका जैसा मन करे, जैसे लाइक प्रजातांत्रिक उपागम वैसे करो। ठीक है, और हस्तक्षेप उपागम, सहभागी उपागम, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके नाम देखने से जो दिमाग में लगभग कई बच्चों के इमेज बन जाती है। लेकिन अगर इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मतलब जो इसके प्रति वो बोलते हैं ना कि आपका स्कीमा बना हुआ है, वो चेंज हो जाएगा। अब देखो एक बार, फर्स्ट क्या है, आधिकारिक या स्वेच्छाचारी उपागम, ऑटोक्रिएट अप्रोच। ऑटोक्रिएट अप्रोच में क्या है कि अध्यापक स्वयं की इच्छा के अनुसार सभी को नियंत्रित करता है। यही बात इंपॉर्टेंट है इसमें। स्वेच्छाचारी उपागम से हम सोचते हैं कि स्टूडेंट की इच्छा मायने रखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अध्यापक स्वयं की इच्छा के अनुसार सभी को नियंत्रित करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार अनुदेशन इंस्ट्रक्शंस देता है। इस उपागम में अध्यापक केवल अपनी ही बनाई हुई नीतियों को चलाता है। यह उपागम अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें सब कुछ अध्यापक के अनुसार होता है, यह शिक्षक केंद्रित है, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो सिर्फ नाम पढ़कर इसमें अपना स्कीमा सेट मत करना। आगे देखो, जनतंत्रीय या प्रजातांत्रिक उपागम, डेमोक्रेटिक अप्रोच। आधुनिक समय में प्रजातांत्रिक उपागम सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का, अपनी बात करने का, कुछ पूछने का, कोई सलाह देने का पूरा अधिकार है। इस उपागम में अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको हित के लिए शिक्षण करवाता है। इस प्रणाली में क्या लिख रखा है, इस प्रणाली में मतलब सब कुछ ये मेन बात यह क्या है कि इसके अंदर बच्चे को पूरे अधिकार दिए जाते हैं अपनी बात पूछने का, कुछ क्वेश्चन पूछने का, कोई सलाह देने का, और छात्र ऐसी गतिविधि में सुरक्षित अनुभव करता है और अच्छे से क्या करता है, सीखता है। तो इसको हम बाल केंद्रित शिक्षा बोलते हैं, तो इसको हम अच्छे बोलते हैं, मतलब शिक्षण के लिए अच्छी अप्रोच है ये। आगे है अहस्तक्षेप उपागम। इसके अंदर क्या है कि अध्यापक केवल इसमें कागजी कार्रवाई में लगा रहता है और बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मतलब ये है कि जो टीचर है ना, वो पढ़ाना बच्चों को बोझा समझता है और ना ही बच्चे उससे कंट्रोल होते हैं। तो इसमें सहकर्मी के पास इतना नियंत्रण नहीं होता और कोई फैसला नहीं ले पाता। ऐसी स्थिति में संगठन नेतृत्व हिंसा लगता है। मतलब नकारात्मक अप्रोच है ये। इसमें मतलब ना तो बच्चों पर कंट्रोल होता है टीचर का, और ना ही टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहता है, और ना ही बच्चे पढ़ने चाहते हैं इसके अंदर। और मतलब जो टीचर है वो अपने काम में ही कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है। आगे देखते हैं सहभागी उपागम, पार्टिसिपेटिव अप्रोच। इस उपागम में अध्यापक बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक बच्चों से उदाहरण, नियम निकलवाते हैं तथा खुद से भी ऊपर अपनी पुष्टि देते हैं। खुद से भी उनके ऊपर अपनी पुष्टि देते हैं। शिक्षण के लिए यह एक बेहतर उपागम है। नृत्य करना, मतलब
जो इसमें टीचर करवाता है ना, उसमें खुद को टीचर इन्वॉल्व करता है, खुद वो चीज़ अगर बच्चों को ना आए तो खुद करके सिखाते हैं। तो देखो अब तक कौन सी अप्रोच है जो मतलब बच्चों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है। एक तो होगी हमारी सहभागी उपागम, और दूसरी कौन सी थी हमने पढ़ी थी, वो डेमोन्स्ट्रेटिव अप्रोच। आगे है डायनामिक अप्रोच। डायनामिक अप्रोच के अंदर अध्यापक अपने तौर तरीकों को बच्चों के अनुसार गति में रखता है, उनके साथ सहभागिता करता है, व्याख्यान को और भी रुचिकर बनाता है ताकि वे सक्रिय रहें। आगे है स्टैटिक अप्रोच। इस उपागम में अध्यापक अपने ही अनुसार पढ़ाता है, वह सितर होता है, बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ाता। इसमें केवल अध्यापक ही एक्टिव रहता है और बच्चे निष्क्रिय होते हैं। यह विधि भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो 3 विधि तो ऐसी हैं जो अच्छी हैं और 3 विधि ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। कौन सी देखो, पहले वाली है वो अच्छी नहीं है, स्वेच्छाचारी उपागम, और कौन सी हस्तक्षेप विधि, और कौन सी निश्चल या सितर विधि। और जो सी 3 बच गई हमारी पार्टिसिपेटिव अप्रोच, डायनामिक अप्रोच और डेमोक्रेटिव अप्रोच। ये क्या है, पॉजिटिव अप्रोच है ये। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षण और अनुदेशन में अंतर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। तो एक बार मोटा मोटा देखो, टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के अंदर शिक्षक का होना आवश्यक है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस के अंदर टीचर का होना आवश्यक नहीं है। टीचिंग तो क्या है, बच्चे को टीचर करवाते हैं, इसमें टीचर बच्चे को गाइड भी करेंगे, और एज ए मतलब ये मान के चलो कि उसको हर पहलू पे टीचर की जरूरत होगी बच्चे को। लेकिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर जरूरी नहीं है कि वो टीचर ही हमें इंस्ट्रक्शंस दे, कोई भी दे सकता है। लाइक ये मान के चलो जो हमारे ये दूरभाषी यंत्र है, लाइक फोन हो गया, ये भी हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, देखो शिक्षण का प्रमुख तथ्य पारंपरिक अंतःक्रिया है। क्या है कि रेसिप्रोकल इंटरसेक्शन प्रोसेस, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन प्रोसेस, मतलब इसके अंदर दोनों की अंतःक्रिया होना आवश्यक है, शिक्षक की भी और किसकी, विद्यार्थी की भी। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। अनुदेशन मतलब क्या होता है, शिक्षण के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। टीचर शिक्षण बच्चों को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। शिक्षण में कंडीशंस, प्रशिक्षण, इंस्ट्रक्शंस, इंट्रोडक्शंस एक सतत क्षेत्र के रूप में होते हैं। मतलब जो टीचर है शिक्षण करवाते समय, बच्चों को अधिगम करवाते समय ये चीज़ चलती रहती हैं। कंडीशंस देना बच्चों को, प्रशिक्षण करवाना, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देना, और ये चीज़ मतलब लगातार चलती रहती है। इनके बिना अधिगम या बोलिए जो हमारा शिक्षण है वो कहीं ना कहीं अधूरा है। शिक्षण अध्यापक प्रदान किया जाता है, शिक्षण अध्यापक द्वारा प्रदान किया जाता है। शिक्षण में अध्यापक एक मैनेजर, गाइड, मित्र आदि की सहायक भूमिका निभाता है। यह स्मृति स्तर से चिंतन स्तर तक किसी का भी हो सकता है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक मतलब आदि सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक है, बस मेन बात ये है कि ये ध्यान रखना कि जो हमारा अनुदेशन है इसके अंदर टीचर का और बच्चे का होना आवश्यक है, और उनके अंतःक्रिया होना आवश्यक है। इसमें जो टीचर है वो गाइड के रूप में, मित्र के रूप में कैसे भी मतलब आपस में सहयोग करके पढ़ते हैं, और बहुत सारे जो हमारे सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या है, अनुदेशन में छात्र और शिक्षक के मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और अनुदेशन में अनुदेशन को शिक्षण नहीं कहा जा सकता, किंतु इसमें अधिगम निहित होता है। ठीक है, इसको शिक्षण तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें अधिगम तो होता है। ठीक है, अधिगम होता है, लेकिन अंतःक्रिया हो ये जरूरी नहीं है। मीन्स आपस में बातचीत हो ये जरूरी नहीं है। लाइक अब ये देखो कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो दे रही हूँ, इसके माध्यम से आपका अधिगम तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमारी अंतःक्रिया, इंट्रैक्शन मतलब बातचीत होती है वो वाली वो नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे हम इसको मतलब क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर लो दोनों में कि ऐसे ऐसे अपने आप से एग्जाम्पल बनाओ, फिर याद रखने की कोशिश करो। अनुदेशन के लिए प्रशिक्षण पहल आवश्यक होती है। शिक्षण में अनुदेशन दिए जाते हैं। अनुदेशन में जरूरी नहीं है कि शिक्षक हो, अनुदेशन मशीनों के द्वारा भी दे सकते हैं। क्या बोला कि इसमें जरूरी नहीं है कि शिक्षक हो, इसमें जो अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शंस है हमें, वो कोई मशीन भी दे सकती है हमें। ठीक, अब ये काम करना, अब ये करना। जैसे कोई चीज़, कंपनी है, किसी कंपनी के अंदर कोई चीज़ बनाते हैं तो पहले कुछ ये बनेगी, उसके बाद कुछ और बनाएंगे। तो ऐसे मतलब मशीन भी क्या करी हमें, इंस्ट्रक्शंस दे रही है। और अनुदेशन में सोचना, विचार करने, सामान्यीकरण करने की योग्यता की आवश्यकता होती है। इसमें भौतिक से फिजिक्स, साइंस की प्रक्रिया भी शामिल होती है।
ठीक है, आगे देखो, शिक्षण की अवस्था 3 अवस्थाएं होती है, पूर्व क्रिया अवस्था, अंत्य क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। जो पूर्व क्रिया अवस्था होती है, इसके अंदर जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाने से पहले, मतलब क्लास में जाने से पहले जो चीज़ तैयार करता है, जो शिक्षण नीतियाँ और जो TLMs वगैरह यूज करता है, वो सारी की सारी जो व्यवस्था करता है ना, क्लास में जाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले वो जो जो चीज़ सोचता है और वो करता है, वो इसके अंदर आते हैं। अब एक मिनट इसको देख लीजिए। इस अवस्था में अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है। अध्यापक पढ़ाने से पहले शिक्षण नीतियाँ, उद्देश्यों का आदि का चयन करता है कि किस तरीके से पढ़ाना है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती है। ठीक है, आगे है कि अंत्य क्रिया अवस्था। अंत्य क्रिया अवस्था होती है जब टीचर क्लास के अंदर एंट्री कर जाता है और जो उस समय टीचर को जो टॉपिक पढ़ाना है, उस समय पढ़ाते समय टीचर क्या कुछ ध्यान रखता है, वे बातें हैं। इस अवस्था में अध्यापक और छात्र की अंत्य क्रिया इंटरेक्शंस होती है, अर्थात अध्यापक शिक्षण के लिए जो भी नीतियाँ उसने पहली अवस्था में बनाई थी, उन नीतियों को छात्रों को अवगत करवाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको पढ़ाना भी बोल सकते हैं। अध्यापक पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है। अब आगे लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज क्या होगी कि उत्तर क्रिया अवस्था। इस अवस्था में अध्यापक पढ़ाने के बाद छात्रों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है कि बच्चों ने किस हद तक एसिमिलेशन किया है। अब देखो एक नया वर्ड आ गया, एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन वर्ड आपने जीन पियाजे की थ्योरी की होगी, उसमें जरूर पढ़ा होगा। और एसिमिलेशन वर्ड से एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दो वर्ड हैं भी, हर बार एग्जाम में आते हैं और हर बार क्या करते हैं, गलत करते हैं। एसिमिलेशन, मैं तो भैया ऐसे ध्यान रखती हूँ। एसिमिलेशन, इसमें क्या आ गया, मिलाना। एसिमिलेशन, मिलाना। तो मिलाने का मतलब है जो हमारी पहले किसी टॉपिक के प्रति कोई हमारा ज्ञान है, कोई स्कीमा बना हुआ किसी टॉपिक के प्रति, उसमें नया स्कीमा ऐड करना, मतलब नई चीज उसके अंदर मिलाना, वो तो हो गया एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन क्या हो गया, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का करना, मोडेशन करना, मतलब क्या करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी चीज़ का क्या कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको दोबारा वो करना उसका, अब ध्यान नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं उसको, एकोमोडेशन करना उसका, मतलब उसको नई चीज़ बनाना। किसी चीज़ के प्रति हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उस चीज़ के प्रति जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर नई चीज़ ऐड करना, पहले वाली चीज़ को स्किप करके कोई नई चीज़ ऐड करना। इसमें तो उसी चीज़ के अंदर मिलाना, लेकिन इसमें क्या कुछ नया ऐड करना। ये दोनों ऐसे ध्यान, मतलब याद रख लेना। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ। अगर आपको ठीक लगे कि एसिमिलेशन में हम किसी चीज़ को मिलाना और एकोमोडेशन उस पहले वाली चीज़ में, कॉन्सेप्ट में क्या करना, किसी चीज़ का मोडेशन करना, मतलब उसमें बदलाव करना या परिवर्तन करना। ठीक है, आपको ठीक लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। आगे भाई शिक्षण के स्तर आ गए। अब लेवल ऑफ टीचिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर क्या है, स्मृति स्तर किसने दिया था, ये हर्बर्ट ने दिया था। आपने पढ़ा होगा जब आपने आपके बीएड या डीएलएड करी होगी, तो उसमें हर बार आता है कि हर्बर्ट का पंचपदीय सिद्धांत। ठीक है, ये ज़्यादातर हिंदी के अंदर भी आता है और साइंस की बुक थी हमारी उसमें भी, मतलब हर टॉपिक के अंदर ये आता ही आता है। स्मृति स्तर, इस स्तर को परिभाषित करने वाले कौन थे, हर्बर्ट थे। और इसमें परिस्थिति उत्पन्न की जाती है और छात्र पढ़ाई और विषय वस्तु को आत्मसात करता है और इस पर रिकॉल एक्टिविटी पर जोर दिया जाता है। स्मृति शिक्षण में संकेत अधिगम पर महत्व दिया जाता है, ज़्यादा प्रभावी नहीं माना जाता क्योंकि इसमें छात्र है वो रट कर ज़्यादा, जैसे इसमें देखो रिकॉल एक्टिविटी पर जोर दिया जाता है। रिकॉल एक्टिविटी मतलब बार बार कोई चीज़ करना। ठीक है, तो बार बार कोई चीज़ करेंगे तो उससे हम रटने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे अब देखो, अब हम ये बुक कर रहे हैं साइकोलॉजी की, कितनी स्पीडली हम कर रहे हैं, मतलब मोटा मोटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने कोई चीज़ पढ़ ली तो मतलब वो चीज़ उसके प्रति हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा और एग्जाम में आएगा तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ पक्का दिमाग में क्लिक करेगी कि हाँ हमने कहीं तो वो चीज़ पढ़ी है। लेकिन अगर बार बार हम इसी बुक को पढ़े और कोई और बुक ना पढ़े तो फिर क्या होगा, फिर तो हम याद करने लग जाएंगे उस बुक को। तो यही बात इसमें बोली है। स्मृति स्तर, इसमें 5 लेवल होते हैं, एक बार ये लेवल देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं देखो, प्रिपरेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, और आगे है इसका देखो 5 दे रखे हैं। जो प्रिपरेशन है इसके अंदर तो भी कोई भी चीज़ है उसको करने से पहले हम जो प्रिपरेशन करते हैं, प्रस्तावना व तैयारी करते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। प्रेजेंटेशन करना मतलब जो चीज़ की हमने तैयारी की थी फिर उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, फिर उसका आगे है कि कंपैरिजन करना और एसोसिएशन करना।
और फिर आ गया जनरलाइजेशन करना और एप्लीकेशन करना। अब ये मान के चलो कि जैसे मैं ये वीडियो दे रही हूँ आपको, तो पहले क्या, मैं इसकी कुछ पहले तो देखूंगी कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ है, क्या आपको बताना है, क्या करवाना है। तो वो तो मैंने कर ली कि अपनी प्रिपरेशन कर ली। फिर मैं जो आपको करवा रही हूँ ये मेरी क्या है, मैं अब आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। इसके बाद वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैंने देखा कि मेरी कल वाली वीडियो अच्छी थी या आज वाली वीडियो अच्छी है, तो मैंने फिर क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। फिर मैंने जनरलाइजेशन करा कि कल वाली वीडियो अच्छी थी या आज वाली, मैंने कल क्या गलतियाँ की, आज क्या गलतियाँ की, मतलब उन चीज़ों के बारे में जनरलाइजेशन करना, निष्कर्ष और सामान्यकरण निकालना, मतलब अपने ही गलतियों से सीखना, फिर उसका एप्लीकेशन करना, प्रयोग करना। मतलब मेरा मतलब मेन मकसद ये है कि मैं ये जो एग्जाम्पल हैं सारे वो अपने से रिलेट करके दूँ, ताकि आपको भी, आप भी याद कर सको और मैं भी याद कर सकूँ। ठीक है, आगे देखो कि बौद्ध स्तर पर शिक्षण, बौद्ध स्तर पर शिक्षण है, ये किसने दिया था भाई, ये मॉरिसन ने दिया था। बौद्ध स्तर पर शिक्षण किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। और इसने है ना, जो हमारी कौन सी विधि थी, अन्वेषण विधि, खोज विधि है, उसमें बच्चा खुद करके सीखता है, खुद खोज करके कोई भी नई कॉन्सेप्ट है उसके प्रति स्कीमा है वो बनाता है। तो वही चीज़ इसमें अपनी सूझबूझ से बच्चा कोई भी कार्य है वो करता है। इसमें देखो एक बार, बौद्ध स्तर का प्रतिपादन मॉरिसन ने किया था। बौद्ध स्तर के शिक्षण में शिक्षण छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्र में आवश्यक सूझबूझ के अवसर उत्पन्न हो। अब देखो इसमें मॉरिसन के अनुसार बोध की संरचना कैसे दी हुई है, वही है कि अन्वेषण करना, प्रस्तुतिकरण करना, आत्मसात करना और अभिव्यक्तिकरण करना। चिंतन का स्तर है, चिंतन स्तर को हंट ने दिया था। ऊपर वाला तो किसने दिया था, हर्बर्ट ने, और ये किसने दिया था, हंट ने दिया था। चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ताकि ये छात्र दोनों के माध्यम से क्या कर सके, शिक्षण, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है, अपनी तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति और तार्किक विचार है उसको बढ़ा सकते हैं, किसके माध्यम से, चिंतन स्तर के शिक्षण के माध्यम से। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण। कल भी हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में किया था, आज थोड़ा एक बार फिर देख लीजिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसमें थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए और थोड़े बच्चों को किसी विशेष टॉपिक पर उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया जाता था। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रक्रिया जिसमें छात्र किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करके थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को एक संप्रत्या पढ़ाते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षण, एनसीईआरटी ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 चरण बताए हैं। कितने बताए हैं, 5 चरण बताए हैं। और सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय कितना होता है, 36 मिनट होता है सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय। आगे देखो अंतःक्रिया विश्लेषण। अंतःक्रिया विश्लेषण क्या है, शिक्षक के व्यवहार या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण पर विधि के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये अंतःक्रिया विश्लेषण को 3 भागों में बांटा है कि जो आपस में अंतःक्रिया करता है शिक्षक और स्टूडेंट, वो कैसे कैसे करते हैं इसके बारे में। शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन या विभ्रांति, मतलब साइलेंस और कंफ्यूजन। ये देखो शिक्षक कथन 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंदर तो क्या है कि जैसे भाषण देना हो गया और निर्देशन देना हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया प्रत्यक्ष कथन। और अप्रत्यक्ष के अंदर जैसे जो इसमें जो मतलब टीचर है वो एक्टिव होता है। अप्रत्यक्ष कथन कैसे हो गया, जैसे कोई टीचर ने किसी बच्चे से कुछ पूछा तो जो बच्चा जवाब देगा, जैसे विचार स्वीकार करना, मतलब टीचर उन बच्चों के विचारों को स्वीकार करेगा। प्रशंसा, जैसे सिर हिलाना, उनकी प्रशंसा करना, हाँ बहुत अच्छा बताया, अच्छा कर रहे हो और बताओ। प्रशंसा, प्रोत्साहन, स्वीकृति या छात्रों के विचारों का उपयोग करना, प्रश्न पूछना। ठीक है, और अब देखो अध्यापक कथन। अध्यापक कथन के क्या, इसमें क्या होगा कि छात्र कथन अनुक्रिया, छात्र कथन स्वप्रक्रम और पहल करना, छात्र का पहल करना, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण। मतलब जो शिक्षक का कथन है उसके अंदर तो शिक्षक ज़्यादा एक्टिव होगा और छात्र कथन है उसमें छात्र ज़्यादा एक्टिव होगा। और मौन जो कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, मतलब कई बार क्लास में ये होता है ना कि बच्चे भी बोलने लग जाते हैं, टीचर भी कुछ बोलता है, मतलब ना तो वे उसकी सुन रहे हैं, टीचर, बच्चे ज़्यादा हो गए, टीचर एक हो गया तो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती। तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए अगर टीचर चुपचाप खड़े होकर बच्चों की तरफ देखने लग जाए तो फिर क्लास एकदम बिल्कुल चुप हो जाती है, मौन हो जाती है। आगे देखो स्टिम्युलेट टीचिंग, यथार्थवर्त शिक्षण।
इस शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग कमरोक ने किया था, जो कि अमेरिका के थे। शिक्षण सीखने तक प्रशिक्षण की वह विधि है जो अभिनय के माध्यम से छात्र अध्यापक के समस्या समाधान व्यवहार के लिए योग्यता का विकास करती है, उसे भली भांति पढ़ाने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। जब अध्यापक भूमिका निर्वाह करके शिक्षण कराता है वह यथार्थ शिक्षण कहलाता है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे डीएलएड के अंदर टीचिंग अप्रेंटिस लगती है, उस समय हम क्लास में एज ए टीचर की भूमिका निभाते हैं। तो उस समय जो हम अभिनय करते हैं, समस्या समाधान वहाँ से सीखते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट टीचिंग सीखते हैं, स्टिमुलेट टीचिंग बोलते हैं। और इसके जो सोपान है, चरण, वो क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना। हमें जो सिद्धांत है, किस तरीके से बच्चों को क्या करवाना, कैसे क्लास को हैंडल करना, वो हम वहीं से सीखते हैं। अभ्यास के लिए कौशल का चयन करना, क्रम का निर्धारण करना और ऑब्जर्वेशन हम वहीं से सीखते हैं। आगे है अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन, देखो अभिकर्मित अनुदेशन नाम से पता क्या चल रहा है कि क्रम के अनुसार कोई इंस्ट्रक्शंस देना कि पहले ये चीज़ करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, ठीक है। अभिकर्मित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पद्धति की श्रृंखला में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन और जटिल संप्रत्यय सिद्धांत और अवबोधों की ओर लेकर जाया जाता है। मेन बात वही है कि अंशों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, छोटे छोटे भागों में श्रृंखला में बांटकर, मतलब ताकि गलतियां कम करें, वो करवाया जाता है। और इसके लाभ क्या क्या है, इस विधि में सामग्री एक के बाद एक पद के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मतलब आज ये लेसन कर लिया, कल उससे अगला, कल उससे अगला। इसमें पृष्ठभूमि तुरंत दी जाती है, मतलब पृष्ठ पोषण, फीडबैक तुरंत दिया जाता है। और अभिकर्मित सामग्री की रचना शिक्षक पूरे ध्यान, शुद्धता और सावधानी के साथ करते हैं। और जो अभिकर्मित अनुदेशन है ये बाल केंद्रित है। मनोवैज्ञानिक अधिगम और अधिगम सिद्धांतों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। हाँ भाई, ये देखो, ये है इम्पोर्टेंट यहाँ से, अभिकर्मण के प्रकार। इसमें दो प्रकार का होता है। जो हमारा अभिकर्मित अनुदेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे, जैसे रेखीय। रेखीय का मतलब जैसे कि अब ये चीज़ कर ली, मतलब रेखा, ऐसे रेखा, ये हो गया, ये पॉइंट कर लिया, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ऐसे करना। इसके प्रतिपादन बीएफ स्किनर है, ठीक है। यह क्रिया प्रसूत कंडीशन इसी पर आधारित है। जो क्रिया ऑपरेट कंडीशन है ना, ऑपरेट कंडीशन किस प्रोग्रामिंग पर आधारित है, तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग पर आधारित है। रेखीय अभिक्रम वह अभिक्रम है जिसके प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम एवं निश्चित पद को पार करता हुआ करता है। यह अभिक्रम ऐच्छिक क्रियाओं पर बल देता है। ये छोड़ दो, इस पर ध्यान मत दो। ये देखो एक बार, जो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेट कंडीशंस किस प्रोग्रामिंग पर आधारित है, रेखीय पर और ब्रांचिंग पर, तो या दोनों पर या एक भी नहीं, ऐसे ऑप्शन आ गए, तो मान के चलो हम कितना भी ऑपरेट कंडीशन पढ़ लें, ये क्वेश्चन नहीं निकाल सकते जब तक हम ये बात नहीं पढ़ लेंगे कि ये उस चीज़ में वहाँ से उठाया गया है, ठीक है। और आगे देखो, अब आगे क्या दिया गया, रेखीय वही हो गया कि प्रथम पद से अंतिम पद तक एक सीधी रेखा की भांति चलता है और इसमें सभी छात्र एक ही पद पर चलकर एक दूसरे पद की ओर जाते हैं भैया। इसमें आगे देखो ब्रांचिंग प्रोग्राम। ब्रांचिंग प्रोग्राम यही हो गया, ये यहाँ से निकला, ये दो होगी, इसकी अलग, ये दो होगी, ऐसे ही होता है। इसमें देखो क्या बोल रखा है, यह प्रोग्राम विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। इसमें एक से ज़्यादा फ्रेम बनाए जाते हैं। छात्र एक एक करके फ्रेमों में से गुजरता है। एक फ्रेम के बाद बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देता है। ये टीचिंग से रिलेट करना है हमें, ठीक है। मतलब मान के चलो कि बच्चे ने कोई एक टॉपिक कर लिया, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, लेकिन फिर उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो किए, फिर वो टॉपिक किए जो पिछली बार PYQ आए थे, ठीक है, फिर वो एक क्वेश्चन किए जो अब की बार आ सकते हैं। ये ब्रांच वगैरह बना दिया ऐसे टीचिंग की। आगे आ गया अध्ययन, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार देखे होंगे इसके क्वेश्चन, तो लगभग हर बच्चे ने अगर PYQ देखे हैं या अभी तक कोई पेपर दिया है तो उसमें लगभग ये मान के चलो आ ही जाते हैं। क्या है वर्टिकल स्टडी। वर्टिकल स्टडी क्या होता है, वह अध्ययन जो छात्र पढ़ चुका है तथा उसी के आधार पर अगले पाठ की तैयारी कर रहा है। अध्ययन करते समय वह अध्ययन जो छात्र कर चुका, उसे रिपीट कर दी लाइन, यह लंबवत अध्ययन कहलाता है। यह अध्ययन बच्चे के लगातार कौशल और ज्ञान को बढ़ाता है। भविष्य में अध्यापक को बढ़ावा
अध्ययन को बढ़ावा देते हैं। ये संरचना मतलब देखो इसकी लैंग्वेज तो इतनी अच्छी नहीं दे रखी, लेकिन वर्टिकल जो स्टडी है वो कैसे होती है, जैसे मान के चलो कि आज हमने टॉपिक कर लिया परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज टॉपिक हमने 3 दिन के अंदर कवर कर लिया। फिर हम जो प्रॉफिट लॉस करेंगे ना, परसेंटेज करने के बाद प्रॉफिट लॉस हम अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद फिर देखो रेशो हो गया, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, हमारी वर्टिकल स्टडी होगी। जैसे शुरू में हमने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, तो मतलब ये आपस में क्या होगी, हमारी वर्टिकल स्टडी होगी। आगे देखो हॉरिजेंटल स्टडी। स्टेजिज अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा छात्र एक कॉन्सेप्ट का अध्ययन करके उससे संबंधित संप्रत्यों से जोड़ सकते। जैसे ये मान के चलो कि मैथ से ही रिलेटेड कर लेते हैं, अच्छे से समझोगे। हॉरिजेंटल स्टडी किसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति एक काम 10 दिन में करता है और अगला व्यक्ति 15 दिन में करता है। ऐसे हमने करके इसका एलसीएम लेकर निकाल लिया। फिर क्या हो गया, हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन 10-15 कर लिए, लेकिन फिर हमारे सामने क्वेश्चन क्या आया कि ए इतने समय में करता है, बी इतने समय में करता है। जो वो क्वेश्चन आते हैं ना कि ए ने 5 घंटे काम किया, बी काम छोड़कर चला गया, जो लास्ट स्टेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो उसका कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, जब हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी हॉरिजेंटल स्टडी, ठीक है। और आगे देखो, आगे है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। प्रतिनिधि समूह अध्ययन में हम एक ही समय में अलग अलग समूहों का सर्वेक्षण करते हैं, तो यह प्रतिनिधि समूह अध्ययन कहलाता है। इसमें क्या है, इसमें हम एक समय में, जैसे मान के चलो ये 3 साल के बच्चे हो गए, ये 5 साल के बच्चे हो गए, ये 9 साल के बच्चे हो गए और ये हो गए 15 साल के बच्चे, मतलब एक ही समय में अलग अलग आयु के बच्चों का अध्ययन करना। ये तो होगी प्रतिनिधित्व समूह अध्ययन, या से क्रॉस सेक्शनल स्टडी। मतलब इस ऐसे याद रखना, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ चले गए, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ चले गए, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ चले गए। मतलब पहले इसका अध्ययन किया, फिर इसका अध्ययन किया, फिर इसका अध्ययन किया और फिर हमने इसका अध्ययन किया, ठीक है। ये तो होगी हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और आगे देखते हैं, आगे है ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है कि मान के चलो हमने कोई एक बच्चा ले लिया, उस बच्चे का हमने आज देखा कि आज वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने, अब ये 2 साल का था, उसके बाद देखा जब ये 4 साल का हो गया उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फिर 6 साल के बाद देखी। मतलब एक ही बच्चे का लगातार अध्ययन करना क्या हो गई, अधोमुखी अध्ययन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। इसमें देखो, जब एक अध्यापक शोधकर्ता अलग अलग समय में एक ही बच्चे के व्यवहार परिवर्तन का अवलोकन करता है, अलग अलग समय में एक ही बच्चे का व्यवहार अवलोकन करता है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग आयु वर्ग के समूह के बच्चों की रुचियों का पता लगाना। इसमें तो एक बच्चा है, इसमें अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। यही बात इसकी थोड़ी सी ध्यान रखने की है। 3 चीजें हो गई, 4 हो गई, देखो अध्ययन की 4 चीज़ें बता दी। वर्टिकल स्टडी होगी और हॉरिजॉन्टल स्टडी होगी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। आगे देखो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपको पता होगा, बस इतना ध्यान रखना, जो इसकी शुरुआत है दिसंबर 2004 के अंदर भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि हम किसी के विचारों को अच्छे से समझ सके, कोई हमारे विचार को अच्छे से समझ सके, और जो उसने हमसे बोला है उसके विचार को हम अच्छे से मतलब अंदाज़ा लगा सके और उसके हिसाब से हम उत्तर दे सकें। यही होती है कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपको पढ़नी है तो ये वाली तो आप पढ़ लेना वीडियो को रोक कर। आगे देखो, जो संप्रेषण की प्रक्रिया है, क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, पिछली बार DSSB में क्वेश्चन यहाँ से बना था, ठीक है। हम यही चीज़ देखेंगे। जैसे मान के चलो कि कोई हो गया सेंडर, पर संप्रेषण करते समय व्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अतः किसी सूचना को दूसरों तक भेजना स्रोत कहलाता है। मतलब अपने विचार किसी दूसरों को भेजता है, तो जिसने वो विचार भेजे हैं वो क्या कहलाएगा, सेंडर। लेकिन उसने क्या भेजा है उसके अंदर, मतलब जो क्या संदेश भेजा है वो हो गया हमारा मैसेज। ये तो सेंडर हो गया, वो मैसेज हो गया। और फिर एनकोड करना, ये मैसेज था, उसने पढ़ा, वो मैसेज एनकोड कर लिया, अपने अनुसार उसको समझ लिया, फिर उसी मैसेज को उसने उसको भेजा, ठीक है। किस माध्यम से भेजा, वो कैसे भी हो सकता है, मेल भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है, फ़ोन कॉल भी हो सकती है, कैसे भी। फिर उसने, उस बंदे ने उसके पास मैसेज, जैसे ये मान के चलो कि मेल करी है, तो मेल करी, वो मैसेज आया, उसने पढ़ा, फिर उसने उसको डिकोड किया, फिर दोबारा मैसेज किया, फिर वो रिसीव, मतलब ये प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। एनकोड करना, जब हम किसी विचार या भावना को
भावना की अभिव्यक्ति के संकेत या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एनकोड करना बोलते हैं। माध्यम, किस माध्यम से हमने भेजा है, डिकोड करना मतलब कूटवाचन करना। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत प्राप्त करके संकेतों या प्रतीकों का कूटवाचन का संदेश ग्रहण करता है। ठीक है, ये बात रिसीव कर लिया। फिर फीडबैक देना हो गया। आगे देखो संप्रेषण के प्रकार, अनौपचारिक संप्रेषण और औपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण तो क्या होता है, जब एक समूह में किसी को किसी से भी बात करने की आज़ादी हो तो उसे ग्रेप वाइन संप्रेषण भी कहते हैं। मतलब एक समूह हो गया, जैसे कोई क्लासरूम हो गया, कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे से आज़ादी से बात कर सकता है, मतलब कुछ भी बात करे, जैसे रिसेस के टाइम हम फ्रीली बात कर सकते हैं। ये तो हो गया अनौपचारिक शिक्षण मतलब। और जो औपचारिक शिक्षण हो गया वो हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ हम कुछ सोच समझ कर और साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं, जैसे ऑफिस में जूनियर अपने सीनियर से बात करता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हमारे दिमाग में, हमारे पेपर में ये आए कि औपचारिक संप्रेषण क्या है और अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, तो उस टाइम ये ना हो कि ये कहाँ से दे दिया, मतलब कहीं कुछ ना कुछ उसके प्रति कॉन्सेप्ट होना जरूरी है दिमाग में। आगे देखो एकल संप्रेषण, एक तरफा संप्रेषण, जैसे संदेश भेज दिया किसी को और उसने रिसीव कर लिया लेकिन उसने वापस कोई मैसेज नहीं भेजा, ये हो गया कौन सा, एक तरफा संप्रेषण। और टू वे कम्युनिकेशन मतलब आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत हो रही है। आगे है अंत्यव्यक्तिकरण, आपस में मतलब दूसरे व्यक्ति खुद से प्रश्न पूछते हैं, अंत्य क्रिया करते हैं, ये वाली चीज़ होगी इसमें। और ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ये हमने पहले ही आपको बता दिया था। शाब्दिक संप्रेषण हो गया, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग करेंगे और अशाब्दिक में हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हाथों या इशारों के माध्यम से समझाएंगे। संप्रेषण के सिद्धांत देखो, स्पष्टता का सिद्धांत, संप्रेषण करते समय हमारी भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो सामने वाला है वो अच्छे से समझ सके। समन्वय का सिद्धांत, प्रभावी संप्रेषण तभी होता है जब संदेशों के बीच समन्वय हो, क्योंकि बिना समन्वय के हमारे संदेशों का अर्थ नहीं निकाल पाते। आगे है कि संगतता का सिद्धांत, जब आप बातचीत करते हैं तो संदेश के बीच विरोधात्मक प्रवृत्ति ना हो, अर्थात दोनों संदेश एक दूसरे के विपरीत ना हो। सूचनाएं उपक्रम की नीतियों, योजना और उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए। मतलब क्या है, शुरू में देखो कि शुरू में दे दिया कि स्पष्ट होनी चाहिए। जब हम आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो एक दूसरे की बात है वो स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। समन्वय करना मतलब जो हम बात करेंगे वो आपस में समन्वय करना कि मतलब कोरोबरेट करना, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। फिर है कि उसके मतलब विचार हैं वो सेम रहने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आज कुछ है और कल कुछ है। विशिष्टता का सिद्धांत, संप्रेषण में सूचनाएं विशिष्ट और शालीन होनी चाहिए। संप्रेषण के दौरान कठोर शब्द या शब्द नहीं बोलने चाहिए। ध्यान आकर्षण करना, संदेश देते समय मतलब यह ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि अगर भेजने वाला ध्यान नहीं देगा तो गलत संदेश भी भेजा जा सकता है। ध्यान आकर्षण का सिद्धांत मतलब ध्यान से किसी चीज़ को भेजना। अब प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं आती हैं ये देखो एक बार जल्दी से, क्योंकि वीडियो हो गई है हमारी कितनी 43 मिनट की। भौतिक बाधाएं क्या होंगी संप्रेषण करने में, ये सब कक्षा से रिलेटेड है। जैसे कक्षा में शोर होना, वातावरण का अच्छा न होना, भौतिक असुविधाएं होना, ध्यान केंद्रित न करना, स्वास्थ्य अच्छा न होना, ये हो गई भौतिक बाधाएं। अब देखो अत्यधिक भार की बाधाएं। अत्यधिक भार की बाधाएं कौन सी होगी, कम महत्व की सूचना को टाल देना, उत्तर का अनुमान लगाना, सूचना ग्रहण करने को अत्यधिक प्रतीक्षा करना, उत्तर देने में विलंब करना, सूचना। भाषा की मतलब बाध्यता क्या होंगी, शब्द भंडार में कमी, अस्पष्ट बोलना, अनावश्यक बोलना, गलत उच्चारण करना, अस्पष्ट बोलना, अस्पष्ट संकेत देना। ठीक है, ये हो गई। जल्दी जल्दी देखो, ध्यान माध्यम में तकनीकी खराबी का होना, गलत माध्यम का चयन करना, माध्यम प्रयोग करने का पता न होना। मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या होंगी, बच्चे की रुचि न होना, बच्चे का ध्यान न देना और रोंग प्रिपरेशन करना, प्रत्यक्षीकरण करना और अपूर्त जिज्ञासा हो गई, ये देख लेना। ठीक है,
आगे हैं बैकवर्ड बैरीज, पृष्ठभूमि में बाधाएं, जैसे पूर्व अधिगम का अच्छा नहीं होना। जैसे मान के चलो कि 10th क्लास का बच्चा है और टीचर कुछ करवा रहा है, लेकिन बच्चे के पहले वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको अब वाले कैसे आएंगे। तो पूर्व अधिगम का अच्छा नहीं होना, पूर्व कार्य स्थिति का वातावरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ न जोड़ पाना, बच्चे को पहले से बात करना न सिखाना। ठीक है। और आगे है प्रबंध की बात आई भाई, इसमें क्या है, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार न होना, समय समय पर निर्देशन व गाइड का न होना, छोटे स्तर के कर्मचारियों को कम समझना, कमीशन का समय कम होना, काम करने का स्थान अच्छा न होना। ये वाली चीज़ें थी भाई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता क्या है, ये मैंने जल्दी जल्दी क्यों करवाई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं थे। इसमें जो ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो देखो एक बार, एक तो ये इनको देख लेना ध्यान से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक हमने करे थे वे लॉन्गिट्यूडिनल्स थे, हॉरिजॉन्टल हो गए, वर्टिकल वाले हो गए, वो वाले। और बस इसमें तो ये मल्टीमीडिया ये वाली चीज़ होगी बस। और क्या, ये आपको पता ही होंगे, ये वाले इम्पोर्टेंट है। और क्या है, हाँ शिक्षण के स्तर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, इनका तो आपको अच्छे से पढ़ना है। बस सूक्ष्म शिक्षण हमने कल भी कर लिया था, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बस यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान से करना ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई कल अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो छोटा सा रिव्यू ज़रूर देना कमेंट के अंदर। धन्यवाद।